नमस्कार। इस वक्त फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है और स्पेन की टीम बेहतरीन खेल का मुजाहिरा कर रही है। पिछले 20-22 सालों से स्पेन ने फुटबॉल में एक नए तरीके का प्रयोग किया है, जिसमें वो फुटबॉल फील्ड को एक चेस बोर्ड की तरह देखते हैं और उनके खिलाड़ी मैदान के चारों तरफ फैल जाते हैं और आपस में ही बॉल इधर उधर करके खेलते रहते हैं। इनकी पासिंग अपने आपस में इतनी सटीक होती है कि ऑपोजिशन के सारे खिलाड़ी सिर्फ उनके पीछे भागते रह जाते हैं। स्पेन की टीम हर मैच में 60 से 70% समय बॉल को अपने पास रखती है, जिसे बॉल पोजीशन कहते हैं, और मूव बनाते रहती है। फिर वह अचानक से मूव बनाते हुए विरोधी पे गोल दाग देती है। इस खेल पद्धति को टिकी टाका कहते हैं। इधर गुजरात में भी एक तरह का टिकी टाका चल रहा है। यहाँ पे पिछले 27 सालों से बॉल बीजेपी के पास ही है और पिछले 20-22 साल थे तो मोदी शाह के पास है ही। इस गुजराती टिकी टाका में सिर्फ मोदी और शाह खेलते हैं और मूव बनाते रहते हैं। इसमें उन्हें चाहे जितनी बार सीएम बदलना पड़े वो बदल देते हैं, चाहे जितने ऑपोजिशन के लीडर्स को अपने साथ मिलाना पड़े वो मिला लेते हैं। जिस तरह फुटबॉल में अंतिम लक्ष्य गोल करना होता है, उसी तरह इस गुजराती टिकी टाका में अंतिम लक्ष्य सरकार में बने रहना ही होता है। इस साल मोदी शाह का मन कुछ अलग तरह का टिकी टाका खेलने का हुआ, तो उन्होंने दिल्ली से केजरीवाल को बुला लिया। उन्हें पता है कि केजरीवाल कांग्रेस को कितना डैमेज कर सकता है और लगातार बहुत अच्छे तरीके से डैमेज करता है। केजरीवाल जैसे भस्मासुर को बुलाने से कुछ नुकसान बीजेपी का भी होना तय है, यह मोदी शाह को पता है, लेकिन दोनों टिकी टाका के मास्टर भी हैं। आइए समझते हैं कि इस बार के गुजरात के टिकी टाका में क्या होगा। सुविधा और लोकल कैरेक्टर के हिसाब से गुजरात को ट्रेडिशनली 4 भागों में बांटा जाता है इलेक्शन की दृष्टि से: उत्तर, दक्षिण, मध्य और सौराष्ट्र कच्छ। गुजरात की 182 सीटों में उत्तर में 32, दक्षिण में 35, सौराष्ट्र में 54 और मध्य में 61 सीटें आती हैं। मध्य में आम धारणा है कि शहरी क्षेत्रों में बीजेपी का दबदबा है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस की पोजीशन चारों तरफ अच्छी होती है। साउथ गुजरात और सौराष्ट्र में आप कुछ सीटें पा सकती है, लेकिन किसी भी हालत में मुझे नहीं लगता कि वह 10 का आंकड़ा पार कर पाएंगे। हम सौराष्ट्र से शुरू करते हैं। एनएमटीवी के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर हैं। यहाँ पर बीजेपी ने हालांकि पटेलों को आरक्षण नहीं दिया, लेकिन उनका आंदोलन काफी हद तक उन्होंने तोड़ दिया या अपने काबू में कर लिया। इसके लिए हार्दिक पटेल, जो आंदोलन के मुख्य नेता थे, उनको बीजेपी में शामिल कर लिया और गुजरात को फिर से एक पटेल सीएम दे दिया। क्योंकि गुजरात में सबसे स्ट्रॉन्ग लॉबी पटेलों की है, जो सौराष्ट्र कच्छ के अलावा साउथ और मध्य में भी असर रखते हैं, इसलिए पटेलों का सीएम होना करीब तय होता है। सौराष्ट्र की 54 सीटों में से मुझे लगता है कि बीजेपी को 28 से 30 सीटें मिल जाएंगी। कांग्रेस को इस बार 20-25 सीटें ही मिले शायद। यहाँ आप अपना खाता खोल सकती है और मेरा अंदाज है कि 2-3 सीटें उन्हें मिलनी चाहिए। अब चलते हैं दक्षिण गुजरात, जहां 35 सीटें हैं और ये बीजेपी का पुराना गढ़ है, जो इस बार भी बरकरार रहेगा। यहाँ पर बीजेपी करीब 25 सीटें लेकर मेरे अनुमान से सबसे बड़ी पार्टी रहेगी और बाकी की 10 सीटें कांग्रेस और आप में बढ़ जाएंगी। मध्य गुजरात, जो कि सबसे बड़ा क्षेत्र है, जहां 61 सीटें हैं, वहां बीजेपी को पिछली बार 37 सीटें मिली थी। वहां इस बार मेरा मानना है कि यह आंकड़ा 40 के पार जाएगा। कांग्रेस को करीब 20 सीटें मिलेंगी और मुझे नहीं लगता कि आपका यहाँ पे कोई खास असर है, या वो सिर्फ कांग्रेस की सीटें
खराब करने के लिए ही खेल रही है। उत्तर गुजरात कांग्रेस का पुराना गढ़ है और यहाँ पर आप और बीजेपी के टिकी टाका के बावजूद वहां की 32 सीटों में से कांग्रेस को 20 सीटें मिलने की उम्मीद है। बीजेपी को 10 से 12 सीटें ही मिलेंगी, ऐसा मेरा मानना है। हमने अपने पिछले प्रोग्राम में, जो कि 21 नवंबर को हमने रिलीज किया था, उसमें बताया था कि बीजेपी को 105 सीटें या उससे ज्यादा मिलने की उम्मीद है। सारे राष्ट्रीय चैनलों के ओपिनियन पोल अब आ रहे हैं और उनमें भी यही दर्शाया जा रहा है। हमसे 10 दिन बाद हम एनएमटीवी में हम गुजरात का अनुभव रखते हैं और वहां के सारे पावर सर्कल से फीडबैक के बाद हमने अपने ये आंकड़े तैयार किए हैं जो आपके सामने हैं। साथ में आप राष्ट्रीय चैनलों के आंकड़े भी देख लीजिए और अपना मन बनाइए कि इस बार गुजरात में बीजेपी कितने सीटों के अंतर से जीतती है। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।